चक्र होता है यह औसतन 28 दिन का होता है। ठीक है, ये औसतन बात कर रहे हैं, 28 दिन का एक आइडियल दिन है औसत। ठीक है, ये 28 दिन से कम तथा ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अर्थात कितना हम कम ले सकते हैं, कितना हम ज़्यादा ले सकते हैं, जिसको हम रिस्क पीरियड ना माने। अगर 22 दिन से पहले मादाएँ मासिक चक्र ले रही है तो मादा एबनॉर्मल है, अर्थात असामान्य है। और अगर मादा 35 दिन तक मासिक चक्र नहीं ले पा रही है तो भी यह मादा क्या होंगी, असमान होगी। 28 दिन तो औसत दिन है, इस 28 दिन में 22 दिन अगर हम पहले की बात करें, उससे पहले अगर मासिक चक्र आ रहा है तब भी मादा असाधारण केस में जाएंगी। और अगर 35 दिन के बाद भी उनमें मासिक चक्र नहीं आ पा रहा है तो भी ये असाधारण केस में जाएंगे। अर्थात मादाओं का मासिक चक्र पहले आना या लेट से होना उनमें रोग या रोग के लक्षण को दिखाता है। लेकिन औसतन मादाओं में 28 दिन तक ही होता है। ये औसत की बात करें, सारे मादाओं में हो ये ज़रूरी नहीं है, किसी का 28 दिन से थोड़ा पहले आ जाता है, किसी का बाद में, लेकिन इतना बाद या इससे पहले नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो हम आगे बात करेंगे, ये टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो जो साइकिल होता है उस साइकिल के 3 स्टेज होते हैं, 3 फेज़ होते हैं। पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज़। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं रज चक्र। ये जो फेज़ होता है 1 से लेकर 7 दिन तक होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वृत्त बनाया है, चार्ट बना, उस चार्ट से आप देख सकते हो। पहला होता है जो नीले कलर में है वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज़, जो कि 1 से लेकर 7 दिन तक होता है। इस 7 दिन के अंतराल में मादाओं के योनि भाग से निरंतर रक्त का प्रवाह होता है तथा मृत कोशिकाएं वहाँ से निकलती हैं। क्यों निकलती है, किस कारण निकलती है, ये बात हम धीरे से बाद में करेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं प्रोफरलेटिव स्टेज या प्रचुरोद भवन स्टेज। इस फेज़ में यह फेज़ जो होता है 8 से 14 दिन तक का होता है। और इस फेज़ में क्या होता है, जो गर्भाशय की कोशिकाएं टूटी हैं उनकी कोशिकाओं का निर्माण होता है। साथ ही साथ हमारे अंडाशय में फॉलिकल्स अर्थात अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, और तीसरा जो मुख्य चक्र होता है इसे कहते हैं पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज़, जो 15 से लेकर 28 दिन तक के होता है। ठीक है, उसकी बात हम करेंगे धीरे धीरे। तो पहला फेज़ हमने देखा क्या, मेंस्ट्रुअल फेज़। इसको मैंने क्या बोला, क्या रज चक्र होता है, रज धर्म होता है, रज अवस्था होती है जिसमें रक्त का प्रवाह होता है। रक्त के प्रवाह के दौरान सारी मृत कोशिकाएं गर्भाशय से टूट कर अंडाणु को लेकर निकल जाती है योनि भाग से। उसके पश्चात जो चक्र चालू होता है उसका नाम है प्रोफरलेटिव स्टेज। इसमें क्या होता है ज़रा इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक अंडाशय का चित्र बनाया है। यहाँ से मैं प्रोफरलेटिव स्टेज को समझाता हूँ, उसको समझाने के बाद आप ये और ये दोनों चक्र को आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो प्रोफरलेटिव स्टेज जो कि 8 से लेकर 14 दिन तक के होता है, इस अवस्था में होती क्या है ज़रा समझते हैं। इस अवस्था में गर्भाशय की जो कोशिकाएं टूट चुकी हैं उन कोशिकाओं का निर्माण होता है और साथ ही साथ यहाँ अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। वो किस प्रकार होता है, चलो ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले अंडाशय में स्थित प्राइमोर्डियल कोशिकाएं, ठीक है, प्राइमोर्डियल कोशिकाएं, ठीक है, जो कि बहुत सारी रहती है, असंख्य मात्रा में। ये प्राइमोर्डियल कोशिकाएं जो होती हैं निष्क्रिय अवस्था में होती हैं, लेकिन जैसे ही ये स्टेज चालू होता है ये सक्रिय हो जाती हैं और सक्रिय होने के पश्चात 15 से 20 प्राइमोर्डियल कोशिकाएं स्वतः ही बिना किसी हार्मोन के परिवर्तन के यह किस में परिवर्तित हो जाती है, प्राइमरी फॉलिकल में। किस में परिवर्तित हो गए, प्राइमरी फॉलिकल। यहाँ पे किसी प्रकार का हार्मोन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती, यह स्वतः ही किस में परिवर्तित हो जाती है, प्राइमरी फॉलिकल में। ठीक है, प्राइमोर्डियल कोशिकाएं और प्राइमरी फॉलिकल में क्या अंतर होता है। जो प्राइमोर्डियल कोशिकाएं होती हैं इनके बाहर के स्तर में एक स्तरीय एपिथेलियल कोशिकाओं का आवरण होता है जो चपटे होते हैं, आप देख रहे होंगे। ठीक है, लेकिन प्राइमरी जो फॉलिकल होते हैं इनके चारों तरफ फॉलिकल्स के निर्माण हो जाता है जिनकी कोशिकाएं सामान्यतः घनाकार होती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कार्य करता है हमारा FSH, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला है, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से यहाँ पे आता है। और FSH इस प्राइमरी फॉलिकल को उद्दीपित करती है और बनाती है क्या, एक
बनाती है सेकेंडरी सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल में आप देख रहे होंगे, इस सेकेंडरी फॉलिकल में बहुत सारी कोशिकाएं, जो यहाँ पे घनाकार कोशिकाएं हैं, इनका आकार बढ़ता है, इन फॉलिकल कोशिकाओं का। साथ ही साथ अंडाशय में बहुत सारी हमारी कोशिकाएं होती है कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतकों की। ये संयोजी ऊतक इनके चारों ओर इकट्ठा होकर एक स्तर का निर्माण कर लेते हैं। इस सेकेंडरी फॉलिकल को मैं नीचे बनाया हूँ, ज़रा समझेंगे सेकेंडरी फॉलिकल करता क्या है। ये हमारा एक प्रारूपिक सेकेंडरी फॉलिकल है। ये एक प्रारूपिक सेकेंडरी फॉलिकल जो कि क्या है, बहुस्तरीय है। इसके अंदर में अंडाशय का निर्माण, अंडाणु का निर्माण हो रहा है। उसके बाद हम oogenesis में आके करेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो ये हमारी फॉलिकल की कोशिकाएं हैं जो बहुस्तरीय होती है, और इनके चारों संयोजी कोशिकाओं का क्या हुआ है, एक स्तर जम गया है, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं थीका सेल। थीका सेल। और ये फॉलिकल की कोशिकाओं को कहते हैं ग्रेन्युलोसा सेल। ठीक है, तो थीका सेल और ये सेल का नाम है ग्रेनुलोसा सेल। और ये दोनों के दोनों सेल हमारे अंडाणु को प्रोटेक्ट करके अर्थात सुरक्षित करके रखती हैं। जो थीका सेल होता है, थीका सेल एक विशेष प्रकार का प्रोडक्ट अर्थात एक उत्पाद बनाता है। ये उत्पाद कहलाता है एंड्रोजन। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एंड्रोजन। एंड्रोजन एक प्रकार का टेस्टोस्टेरोन है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो फीमेल पढ़े है ना, ये टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे कैसे आया? तो हाँ, यहाँ पे ये टेस्टोस्टेरोन टाइप का एक एंड्रोजन हार्मोन बनाता है, जिसे ग्रेन्युलोसा सेल परिवर्तित कर देता है किसमें, एस्ट्रोजन पे। ठीक है, एक और होता है वृद्धि कारक टी बीटा एस्ट्रोजन। दो प्रकार के एस्ट्रोजन बनाते हैं एंड्रोजन से, हम एक ही प्रकार के एस्ट्रोजन की बात करेंगे। ठीक है, तो एस्ट्रोजन में परिवर्तित कर देता है। अगर ग्रेन्युलोसा सेल यहाँ पे नहीं होता तो ये जाहिर सी बात है टेस्टोस्टेरोन ही बना रहता, जो कि मादाओं के लक्षण को हासिल कर देती। पर सौभाग्यवश यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल उपस्थित होता है, जिसके कारण ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये पहले ग्रेनुलोसा सेल में प्रवेश करती है। ग्रेनुलोसा सेल उसको परिवर्तित करती है किसमें, एस्ट्रोजन पे। और ये एस्ट्रोजन फिर क्या कार्य करता है, ये एस्ट्रोजन यहाँ से निकलता है और हमारे पहुँचता है किसमें, गर्भाशय में। थोड़ा गर्भाशय के बारे में समझते हैं। ये एक प्रारूपिक गर्भाशय है। ठीक है, गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं। आंतरिक कोशिकाओं के स्तर कहते हैं एंडोमेट्रियम, जो कि बेसल कोशिका होती है, बेसल मेम्ब्रेन होता है। बीज कोशिकाओं को कहते हैं मायोमेट्रियम, और बाहर की कोशिकाओं कहते हैं पेरीमेट्रियम। तो 3 स्तर होता है। एस्ट्रोजन यहाँ पे आता है रक्त संचार के द्वारा, रक्त परिवहन के द्वारा, और एंडोमेट्रियम बोलता है कि कुछ खुशखबरी है, कुछ फॉलिकल मैंने बना रहे हैं, है ना। फॉलिकल मतलब पुट्टिकाएँ बना रही हैं, आप उन पुट्टिकाओं के रहने के लिए जगह पर्याप्त बनाइए। ठीक है, ऐसा वो संदेश लेकर आता है। ठीक है, ऐसा बोलता नहीं है, बस बताता है उसको। ठीक है, मैं आपको बताने के लिए बोला। और ये जो बेसल कोशिकाएँ हैं, ये विभाजित होकर बहुस्तरीय कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है कुछ इस प्रकार से। आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे बहुस्तरीय कोशिकाओं का निर्माण कर देता हूँ। ये बहुस्तरीय कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, ये बहुत सारे, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये बन गया बहुस्तरीय कोशिका है। ये बहुस्तरीय कोशिकाएं 2 प्रकार की कोशिका बनाती हैं। एक होता है कॉम्पैक्ट स्तर और एक होता है ग्लैंडुलर स्तर। ठीक है, तो ये बहुस्तरीय कोशिका है। बीच में ये नीचे में बेसल मेम्ब्रेन एंडोमेट्रियम का, और ये नई बनने वाली कोशिकाएं हैं। तो रक्त परिवहन के लिए यहाँ पे रक्तवाहिनी भी होंगी। तो इस प्रकार ये रक्तवाहिनी इसमें रहती है, सीधी सीधी ऐसे लगी रहती है, थोड़ी सी आकार में सीधी, ऐसे एकदम पूरी सीधी नहीं, बस बताने के लिए मैं यहाँ पे सीधी कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही रक्तवाहिकाएँ, ताकि ये पोषण प्रदान कर सकें। ठीक है, साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि हमारा जो गर्भाशय होता है म्यूकस से ढका रहता है, अर्थात इसमें कुछ ग्लैंड्स पाए जाएंगे। ये लीजिए वो ग्लैंड्स। ठीक है, ये बीच बीच में ग्लैंड्स भी बन जाते हैं, ताकि ये यहाँ पे
नरिशमेंट बनाए रखें। ठीक है, तो ये सब काम कौन करवाया? यहाँ सेकेंडरी फॉलिकल ने एस्ट्रोजन को बनाया और एस्ट्रोजन ने यहाँ पे आके मैसेज दिया और बोला कि भाई यहाँ पे खुशखबरी चल रही है, आप यहाँ पे रहने की व्यवस्था कीजिए, हम आ रहे हैं थोड़ी देर में, अपनी दुल्हन को लेके बोलता है। ठीक है, अर्थात हमारे अंडाणु को लेकर पहुँचते हैं। ठीक है, अभी अंडाणु बना नहीं है, अभी सेकेंडरी फॉलिकल तक की केस है। अब सेकेंडरी फॉलिकल परिवर्तित होती है FSH की प्रेजेंस में। FSH इसको और परिवर्तित करके बनाती है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर अंडाणु संपूर्ण रूप से निर्मित रहता है, साथ ही साथ इसमें फॉलिकल्स भी संपूर्ण रूप से निर्मित हो जाते हैं और ये यहाँ पे एक चैम्बर सा बन जाता है, गुहा सा बन जाता है। इस गुहा कहते हैं एट्रियम। इस गुहा क्या कहते हैं? एट्रियम कहा जाता है। हमारी जो फॉलिकल कोशिकाएं होती है, ग्रेनुलोसा कोशिका, ये बहुत सारे रस का स्त्राव करती है, फ्लूइड का स्त्राव करती है, उस एट्रियम में भरती जाती हैं। ठीक है, ताकि ये नरिशमेंट बनाए रख सकें। ठीक है, उसके पश्चात जब हमारा अंडाणु पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो यहाँ पे काम करता है क्या? थोड़ा सा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कार्य करता है? थोड़ा सा नहीं आता, मतलब बहुत मात्रा में आता है, मैंने यहाँ पे थोड़ा बोल डाला गलती से। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अति मात्रा में आते हैं, ठीक है, जो कि JNRH एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा अंडाशय थोड़ी सी क्या हो जाती है? फूल जाती है, एक छोटा सा व्रेन टाइप का बना देता है, जिसे कहते हैं स्टिग्मा। ये लगातार फूलती रहती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में, और जैसे पूर्ण रूप से फूल जाती है तो ये क्या हो जाती है? यहाँ से फट जाती है, और फटने के बाद यहाँ से अंडाणु क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। ये कब हुआ? जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उच्च मात्रा में रहा तो इसको क्या किया? वो फाड़ा, फाड़ के जो अंदर में था वो कौन? हमारा अंडाणु। उस अंडाणु को मुक्त किया कहाँ से? हमारे अंडाशय से। और अंडाशय से जैसे ये मुक्त होता है ये कहाँ चला आता है? हमारे फेलोपियन ट्यूब में। यहाँ पे बच्चा फिम्ब्रिस को लाकर इसे पकड़ती है, फिम्ब्रिस को यहाँ पे ले आती है हमारे अंडाणु को। ठीक है, और जैसे ही अंडाणु यहाँ पे पहुँच जाता है, हमारी जो फॉलिकल की कोशिकाएं हैं, ये फॉलिकल की कोशिकाओं से सारे के सारे द्रव्य बाहर चले जाते हैं, जो द्रव्य हमारी ग्रेनुलोसा सेल यहाँ पे भरी थी। ठीक है, अब सारी की सारी द्रव क्या हो गई? बाहर चली गई। तो बाहर चली गई तो ये जो कोशिका का ये संरचना है, ये थोड़ी मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी? तो मुड़ के ऐसे श्रिंक्ट हो जाती है, और श्रिंक्ट हो जाती है तो ये संरचना एक अलग प्रकार की संरचना बना लेती है, जिसका नाम है कार्पस ल्यूटियम। इसे कार्पस ल्यूटियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये संरचना हल्की सी पीली हो जाती है वसा और कोलेस्ट्रॉल के जमाव कारण, है ना, और इस कारण से कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है और ये रक्त से भरी रहती है। कार्पस ल्यूटियम को टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, अर्थात अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि यहाँ पे इसे कहा जाता है। ये ग्रंथि बन जाती है, अस्थायी ग्रंथि बनती है, परिपक्व ग्रंथि नहीं बनती, है ना। और ये ग्रंथि है तो ग्रंथि क्या निकालती है? आप सभी जानते हैं, हार्मोन निकालती है। ये एक विशेष प्रकार के हार्मोन निकालती है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है ज़रा समझते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं, पूरी कहानी को समझ रहे हैं। कहीं पे अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा धीरे है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं है। तो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे निर्मित करा है कौन? कार्पस ल्यूटियम। जैसे ही कार्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे निर्मित किया, ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन कहाँ पे सर्ज हो जाता है? प्रोजेस्टेरॉन चला जाता है हमारे गर्भाशय के पास। गर्भाशय के पास प्रोजेस्टेरॉन चला जाता है और गर्भाशय बोलता है, भैया हमने अंडाणु मुक्त कर दिया है, अब आपका काम है थोड़ा स्तर को बनाए रखना है। तो गर्भाशय में जो ब्लड वेसल्स जो सीधे सीधे उस टाइम एस्ट्रोजन ने बनाया था वो थोड़े मुड़ जाते हैं, इस प्रकार से वो मुड़ जाते हैं। और मुड़ जाएंगे तो आप सभी जानते हैं रक्त का प्रवाह तीव्र हो जाएगा कि मंद हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा। मुड़ जाएंगे कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे पूरा मुड़ नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं, है ना। ऐसे थोड़े छल्ले बन जाते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? रक्त का प्रवाह होगा। ज़्यादा से ज़्यादा रक्त का प्रवाह होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नई कोशिकाएँ और बनने लगेंगी। ये लीजिए, नई कोशिकाएँ और बन गई। ये लो, नई कोशिकाएँ और बन गई। ये लीजिए, ये लो, तो ज़्यादा से ज़्यादा नई कोशिकाएँ बन जाती हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा नई कोशिकाएं बन गई। इसी दौरान सर्विक्स के पास एक छोटी सी घटना होती है। सर्विक्स यहाँ से अपनी ग्रंथिल कोशिकाओं से ये ग्रंथिल कोशिकाओं से यहाँ पे अपने स्त्राव को छोड़ता है, जिससे ये हमारी सर्विक्स का ये स्तर जो होता है पतला हो जाता है। जो पहले थिक रहता था ये क्या हो जाता है, थोड़ा पारदर्शी होता है, पारगम्य हो जाता है। क्यों पारगम्य हो जाता है भैया? क्योंकि हमारे गर्भाशय में किसको प्रवेश करना होगा? शुक्राणु को प्रवेश करना होगा। शुक्राणु को प्रवेश करने के लिए इसको थोड़ा पतला होना पड़ेगा। किसको? हमारे सर्विक्स को। और शुक्राणु प्रवेश करता है कि नहीं करता वो बात की बात है, लेकिन इसका काम उतना है कि जैसे ही यहाँ पे स्तर बना तो यहाँ पे सर्विक्स ने अपना स्त्राव छोड़ा और स्त्राव इस स्तर को क्या कर देता है, थोड़ा पतला कर देता है। चलिए आगे आते हैं। तो कार्पस ल्यूटियम क्या छोड़ा था? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन ने इसको मल्टीलेयर कर दिया और साथ ही साथ इसने रक्त प्रवाह तीव्र कर दिया। अब ये रक्त से भरा हुआ कोशिकाओं का क्या है, एक पुंज बना है, जो आवरण बना है, जिसमें हमको किसको भेजना है? अंडाशय को भेजना, अंडाणु को भेजना है। ठीक है। अब यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम ये सोचता है कि मैंने अंडाणु को भेज दिया है और अंडाणु हमारी मस्त जीवित है, और उसके लिए मेरे को इसको कंटिन्यू प्रोजेस्टेरोन को भेजना पड़ेगा ताकि ये स्तर बना रहे। ठीक है। और स्तर बना रहे और हमारा जो अंडाणु है यहाँ पे जब निषेचित होकर पहुँचे तो बेबी को अच्छे से ले सके। ठीक है। कार्पस ल्यूटियम का ये काम होता है, प्रोजेस्टेरोन को कंटिन्यू भेजता है। कार्पस ल्यूटियम लगभग 9 दिनों तक स्थायी रूप से बना रहता है। ठीक है। उसके बाद कैसे डीजनरेट होता है वो बात मैं बताऊंगा आपको। 9 दिनों तक ये क्या होता है, सस्टेन होके बना रहता है, स्थायी होकर बना रहता है। अब जैसे 9 दिनों तक बना रहता है भैया, तो ये क्या होता है, अच्छा ये जो केस हुआ है यहाँ पे जो अंडाणु निकले हैं, ये अंडाणु 14वें दिन में निकलते हैं ना, ये 14th डे में, अर्थात 8 से लेकर जो 14 दिन मैंने बताया था, तो आखिरी का जो 14 दिन था प्रोफोर्लेटिव स्टेज वो ये था। ठीक है। तो 14 दिन में ये हो गया और जैसे 14वें दिन ये हुआ तो यहाँ पे हमारा अंडाणु पहुँच गया। अंडाणु जैसे ही पहुँचा तो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हुआ, जो कि 9 दिन तक स्थायी बना रहता है। अब हमारा चला गया क्या, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। अभी तक हम क्या देख रहे थे, प्रोफोर्लेटिव फेज। प्रोफोर्लेटिव फेज में हुआ क्या, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्रोफोर्लेटिव स्टेज में यहाँ से कोशिकाओं फॉलिकल का निर्माण हुआ। ठीक है। फॉलिकल्स FSH के कारण बने। FSH सेकेंडरी फॉलिकल बनाया। सेकेंडरी फॉलिकल ने क्या किया, एस्ट्रोजन बनाया। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ पे सर्ज हुआ, हमारी गर्भाशय पे सर्ज हुआ। गर्भाशय की दीवारों में नई कोशिकाओं का निर्माण किया। ये था प्रोफोर्लेटिव स्टेज 8 से लेकर 14 दिन तक। 14वें दिन जब पूर्ण ग्राफियन फॉलिकल बन गया तो उसने अंडाणु को मुक्त किया। अंडाणु को मुक्त किया 14वें दिन, तो अंडाणु कहाँ पे पहुँच गए, हमारे फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है। और ये जो कोशिकाएँ हैं फॉलिकल्स, ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल, ये संकुचित होकर कार्पस ल्यूटियम बना, जो 9 दिन तक स्थायी रूप से बना रहता है। ठीक है। जैसे यहाँ से अंडाणु बाहर निकला, जिसे कहते हैं ओव्यूलेशन स्टेज, जो 14वें दिन का रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे किसका, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 15वें दिन से चालू होता है। तो 14वें दिन के बाद जो 15वें दिन रहता है, ठीक है, तो 15वें दिन से लेकर 9 दिन आप गिन लीजिए, कार्पस ल्यूटियम बना रहता है। उसके बाद ये कैसे डीजनरेट होता है, चलिए देखते हैं। तो ये जो अंडाणु है, ये अंडाणु केवल और केवल 48 घंटे तक क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है। केवल और केवल 48 आवर्स। वो 48 आवर्स तक देखता है कि शुक्राणु आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जैसे ही शुक्राणु नहीं आता तो ये क्या हो जाता है भैया, उदास हो जाता है, मर जाता है। अब मैं काहे जीऊँगी, मेरा जीवन तो इतना ही था, जिसकी तमन्ना थी वही नहीं आया। तो ये क्या हो जाती है भैया, डीजनरेट हो जाती है और इसको फिर आगे की ओर पहुंचा देता है हमारा फैलोपियन ट्यूब। और जैसे आगे पहुंचा दिया, यहाँ पे हमारा कौन पहुंच गया, हमारा अंडाणु पहुंच गया। ये हमारी अंडाणु है, ये डीजनरेटेड अंडाणु ना, ये हमारे डीजनरेटेड अंडाणु पहुंच गए। अभी कार्पस ल्यूटियम जिंदा है 9 दिन तक ना। ठीक है। अभी इसको पता नहीं है कि हमारा अंडाणु मर गया, वो बस ये सोचता है कि अंडाणु जीवित है। ठीक है। अंडाणु क्या है, जीवित है। ठीक है। अब जैसे ही कार्पस ल्यूटियम को मैसेज नहीं जाता, रिस्पॉन्स नहीं जाता, कैसे रिस्पॉन्स नहीं जाता, अगर ये निषेचित हो जाती तो एक विकार का केमिकल बनाती, जो केमिकल किसको, हमारे कार्पस ल्यूटियम को संदेश भेजता कि हाँ भाई यहाँ पे गुड न्यूज़ आ चुका है, आप बने रहेंगे, आप मरेंगे नहीं। तो ये तो निषेचित नहीं हुई, ये तो मर गई है, क्योंकि शुक्राणु आया नहीं है।
शुक्राणु आया नहीं है तो मैसेज इसके पास गया नहीं। तो जैसे ही मैसेज इसके पास नहीं जाता है तो हमारा जो कार्पस ल्यूटियम होता है भाई, ये कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? डीजनरेट। और डीजनरेट होके एक सफ़ेद मृत कोशिका बन जाती है कुछ इस प्रकार की, ये, ठीक है, जिसे कहते हैं कार्पस एल्बिकेंस, एल्बिकेंस। और जैसे ही कार्पस एल्बिकेंस बन जाता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाना रोक देता है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनना रुक गया तो आप सभी जानते हैं कि अब क्या होगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही इसको सस्टेन करके रखा था, इसको, हमारी इन कोशिकाओं को जो रक्त से भरी हुई है, हमारी ये स्तर, ये सारे के सारे स्तर टूट कर, चूँकि प्रोजेस्टेरॉन खत्म, ये स्तर भी अब रहने का कोई मतलब नहीं, इसको प्रोजेस्टेरॉन ही संभाल के रखा था। तो जैसे प्रोजेस्टेरॉन निकलना बंद हो जाता है 28 डे में, ये सारे के सारे कोशिकाएं टूट कर योनि भाग से निकल आती हैं, ठीक है। अर्थात 28 डे तक ये वेट करता है, उसके बाद ये सारी कोशिकाएं टूट कर क्या हो जाती है? निकल जाती है ड्यूरिंग टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। ये सारी कोशिकाएं यहाँ से टूट कर निकल गई योनि भाग से, ठीक है। और हमारा अगला साइकिल चालू हो गया मेंस्ट्रुअल फेज का। अर्थात जो मेंस्ट्रुअल फेज में जो रक्त निकल रहा था, रक्त की कोशिकाएं, जो मैंने पहले बात किया था, वो एक्चुअली में जो आखिरी फेज था उसका प्रथम फेज होता है। इसमें यही केस होता है। और वेट की रहती है, हार्मोन शुक्राणु नहीं आ पाते, हार्मोन निकलना बंद हो जाता है, हार्मोन जैसे निकलना बंद हो जाता है टूट कर निकलती है। फिर अगला फेज चालू होता है, फिर अगला साइकिल चालू होता है, सेम प्रोसेस फिर दोहराया जाता है, ठीक है। सेम प्रोसेस क्या होता है? पहला मेंस्ट्रुअल फेज होता है जो 1 से लेकर 7 दिन तक होता है, जिसमें कोशिकाएं टूट कर निकलती रहती हैं। दूसरा फेज प्रोफरलेटिव फेज होता है जिसमें कोशिकाएं बनती हैं, इधर की कोशिकाएं नहीं बनती रहती, ठीक है। पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है? जिसमें अंडाणु यहाँ से मुक्त होता है, अंडाणु मुक्त होता है, कार्पस ल्यूटियम बनता है जो प्रोजेस्टेरॉन देता है, प्रोजेस्टेरॉन इसको और स्थायी बनाकर रक्त से भर देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अंडाणु यहाँ चले आते हैं, जैसे अंडाणु चले आते हैं 48 घंटे तक वेट करता है, उसके बाद आके पहुँचता है पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज में। 9 दिन तक के कार्पस ल्यूटियम देखता है, मैसेज नहीं आता, तो 28वें दिन पुनः ये क्या करता है? हार्मोन बनाना बंद कर देता है और कार्पस एल्बिकेंस बन जाता है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं बनते, ये सारे के सारे जो कोशिकाएं बनाया था प्रोजेस्टेरॉन ने, इसको तोड़ देता है, ये खुद स्वतः टूट जाते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इसको सस्टेन करके रखा था। अब नहीं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही नहीं है तो इसको सस्टेन करके कौन रखेगा? तो सारी कोशिकाएं टूट कर निकल जाती हैं और निकल आते हैं, फिर ये साइकिल चलता रहता है। आपको इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। इतना के लिए धन्यवाद।